गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जैसा कि मैंने कल बताया था, दो मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें फर्स्ट है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत और सेकंड है केंज का परिमाण सिद्धांत। तो हमने कल मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर का समीकरण का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे नगद शेष या कैम्ब्रिज समीकरण का। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नगद शेष समीकरण का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन ने किया है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है। तो नगद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग के द्वारा निर्धारित होता है। और समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है कैम्ब्रिज समीकरण में। इसीलिए मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों का ही मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और ये सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति की तुलना में किसको अधिक महत्व देता है? मुद्रा की मांग को अधिक महत्व देता है। इसीलिए इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग में इन्होंने किन किन को शामिल किया है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने। फर्स्ट है मुद्रा की पूर्ति। नगद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध नोट, सिक्के और बैंकों में मांग जमा का जोड़ है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग। नगद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग मुद्रा को नगद शेष के रूप में रखने के लिए की जाती है, जबकि फिशर के अनुसार किस लिए की जाती है? लेन देन के उद्देश्य के लिए की जाती थी, तो जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में। तो नगद शेष समीकरण के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय माध्यम का ही कार्य नहीं करती, बल्कि किसका कार्य भी करती है? मूल्य के संचय का कार्य भी करती है। इसीलिए लोग नगद कोषों के रूप में मूल्य का संचय करते हैं। तो नगद शेष से आशय क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। तो लोग मुख्य रूप से कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार दो उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, एक तो लेन देन उद्देश्य और दूसरा सावधानी उद्देश्य के लिए। अब इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, मार्शल, पिगू आदि ने मुद्रा के मूल्य निर्धारण से संबंधित जो नगद शेष समीकरण दिए हैं वो है, उसमें सबसे पहले है मार्शल का समीकरण M = KY। यहाँ पर M क्या है? मुद्रा की मात्रा, Y है मौद्रिक आय और K है आय का वह भाग जो लोग नगद रूप में रखना चाहते हैं। मीन्स इसे हम P = M/KO के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें Y क्या है? P क्या है? कीमत स्तर, O है कुल उत्पादन और K जैसा कि मैंने बताया था अभी आय का वह भाग जो लोग नगद रूप में रखना चाहते हैं, और M है मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट है पिगू का समीकरण P = KR/M। यहाँ पर M क्या है? मुद्रा की कुल मात्रा, R है कुल वास्तविक आय और K है वास्तविक आय का वह भाग जो नगद मुद्रा के रूप में रखा जाता है, और P है मुद्रा का मूल्य। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। तो लोग अपनी सारी मुद्रा को करेंसी के रूप में नहीं रखते हैं, वे अपने नगद शेष का कुछ भाग बैंक जमा के रूप में भी संग्रह कर लेते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पेगू ने अपने समीकरण में कुछ सुधार किया, तो जिसमें K का कुछ भाग, K का वास्तविक आय का वह भाग जो नगद मुद्रा के रूप में रखा जाता है, तो K का कुछ भाग विधिग्राम मुद्रा के रूप में और कुछ भाग बैंक जमा के रूप में रखा गया। तो इस प्रकार से पेगू का नया समीकरण हुआ M = KR/P C + H (1 - C). तो इसमें C क्या है? जनता के पास नकदी, 1 - C है बैंक जमा और H है बैंक जमा का वह भाग जो बैंक अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये था पिगू का नया इक्वेशन।
नेक्स्ट है रॉबर्टसन का समीकरण। P इक्वल्स टू एम अपॉन के टी। P है कीमत स्तर, M है मुद्रा की मात्रा और T है एक वर्ष में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, और K इक्वल्स टू T का वह भाग जो लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। केंज का समीकरण। केंज ने अपने समीकरण में उपभोग वस्तुओं पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि उनका मत था कि लोग उपभोग वस्तुएं खरीदने के लिए ही क्या रखते हैं, नगद राशि रखते हैं। तो केंज ने अपना समीकरण दिया है P इक्वल्स टू एन अपॉन के प्लस आर के डैश। यहाँ पर n है मुद्रा की कुल मात्रा, P है कीमत स्तर और K है उपभोग वस्तुओं का वह भाग जो लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। R है बैंक के नगद कोष या फिर जमा राशि का तथा जमा राशि का अनुपात। K डैश है उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जो कि जनता बैंक जमा के रूप में रखना चाहती है। तो इस प्रकार से मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और केंज ने मुद्रा के परिमाण से संबंधित इक्वेशन दिए। अब इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां रही हैं, जैसे ये सिद्धांत कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे इस सिद्धांत में भी के और टी को क्या माना गया है, स्थिर माना गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये स्थिर नहीं रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है, इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग की पूर्ण व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग केवल कितने उद्देश्यों के लिए की जाती है, 2 उद्देश्यों के लिए की जाती है, लेन देन और सावधानी उद्देश्यों के लिए की जाती है। मीन्स इसमें सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना की गई है। नगद शेष सिद्धांत केवल चक्रीय तर्क को प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक और कीमत स्तर या फिर मुद्रा का मूल्य नगद शेष के द्वारा निर्धारित होता है और दूसरी ओर कीमत स्तर या फिर मुद्रा का मूल्य नगद शेष को निर्धारित करता है। तो ये क्या है, एक चक्रीय तर्क को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है अपूर्ण सिद्धांत। नगद शेष सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत नगद कोषों को प्रभावित करने वाले एक तत्व या फिर वर्तमान आय को अधिक महत्व देता है, लेकिन नगद कोष कई अन्य तत्वों जैसे कीमत स्तर, व्यवसायिक ढांचे, मौद्रिक आदि पर भी निर्भर करता है। ब्याज के दर के प्रभाव की अवहेलना। नगद कोष सिद्धांत की भी ये मान्यता गलत है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है, प्रत्येक संबंध होता है, जबकि इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि वास्तव में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण पहले ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, ब्याज की दर में परिवर्तन होने से निवेश पर प्रभाव पड़ता है और निवेश में परिवर्तन होने से उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कीमतें प्रभावित होती है। इस सिद्धांत में वास्तविक तत्वों के प्रभाव की भी अवहेलना की गई है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन केवल किसके कारण होता है, मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही होता है। तो ये सिद्धांत अन्य तत्व जैसे बचत, निवेश और आय, इनमें होने वाले परिवर्तनों का मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव की अवहेलना करता है। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत असमर्थ है। अगत्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच इकाई होती है, मीन्स मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है, जबकि मुद्रा की इकाई मांग लोच अगत्यात्मक अवस्था में तो संभव है, लेकिन गत्यात्मक अवस्था में ऐसा संभव नहीं है। मूल्य सिद्धांत का अभाव। नगद शेष समीकरण में मूल्य सिद्धांत या फिर सापेक्ष मूल्यों तथा मुद्रा सिद्धांत या सामान्य कीमत स्तर सिद्धांत के समन्वय का भी अभाव पाया जाता है। इस समीकरण ने मूल्य सिद्धांत और मुद्रा सिद्धांत को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया है, जबकि वास्तव में इन दोनों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। थैंक यू।